हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है इंडोमेट्रियोसिस। आज हम पढ़ेंगे इंडोमेट्रियोसिस होता क्या है, कितने लोगों में होता है, इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या है, क्लासिफिकेशन, सिम्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं इसका कुछ बेसिक नॉलेज देना चाहती हूँ, जिससे आपको ये कंसेप्ट बन जाए कि मेरे को पढ़ना क्या है। ठीक है। इंडोमेट्रियोसिस, देखिए कन्फ्यूजन हो सकता है। कुछ लोग क्या कहते हैं कि इंडोमेट्रियोसिस को समझ लेते हैं इंडोमेट्रियाटिस। ये इंडोमेट्रियाटिस और इंडोमेट्रियोसिस अलग अलग चीज़ें हैं। टिस जहाँ पर आ जाता है उसका मतलब होता है कि जो टिस आ जाता है इसका मतलब होता है कि इंडोमेट्रियम में इन्फ्लामेशन हो जाना। अगर आपको इंडोमेट्रियम के बारे में नहीं पता है तो चलिए पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। या आपको पता है ये हमारा क्या है, यूट्रस है। यूट्रस में मेनली 3 लाइनिंग होती है। जो सबसे अंदर वाली लाइनिंग होती है उसको क्या कहते हैं, इंडोमेट्रियम। बीच वाले लाइनिंग को हम कहते हैं मायोमेट्रियम, और जो लास्ट में होता है उसको पेरीमेट्रियम कहते हैं। जब इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इंडोमेट्रियाटिस, TIS। लेकिन यहाँ पर कौन सा टर्म है, इंडोमेट्रियोसिस। इसका मतलब कि इसमें तो इन्फ्लामेशन से कोई भी रिलेशन नहीं होगा। तो इसमें होता क्या है, इसमें सबसे पहले याद रखिए कि नया इंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन हो जाता है। नया इंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन ऐसा कैसे हो सकता है, होता है मतलब कि यूट्रस के बाहर अगर इंडोमेट्रियल टिश्यू प्रेजेंट हो तो उसको कहते हैं इंडोमेट्रियोसिस। और ये सेम फंक्शन करता है जो इंडोमेट्रियम करता है। मतलब कि प्रेगनेंसी के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना, मतलब अपने आप को ठीक करता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो अपने आप को क्या करना, फिर से रिग्रेस करके सेड ऑफ हो जाना, सारा काम करता है। लेकिन एक डिफरेंस है जो आपको बाद में पता चलेगा कि इसके कारण इसके सिम्टम आते हैं। जैसे कि देखिए ये हमारा यूट्रस है, ठीक है। हमारा इंडोमेट्रियम अपने आप को प्रिपेयर किया, थिक बनाया फर्टिलाइजेशन के लिए। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये सेड ऑफ हो गया। इसको पाथवे है वेजाइना के थ्रू ये बाहर निकल जाता है। लेकिन मान लीजिए कि हमारा किस में हो जाएगा, ओवरी में हो जाएगा। तो ओवरी में भी ये अपने आप को प्रिपेयर करेगा, फिर सेड ऑफ होगा। तो क्या पाथवे है बाहर निकलने का, नहीं, वो जमा हो जाता है पेल्विक एरिया में, जिसके कारण समटाइम पेल्विक पेन, लो एब्डोमेन पेन देखने को मिलता है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कभी कभी एक और टर्म है जिसे आप कंफ्यूज कर जाएंगे, जिसका नाम है एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिस में क्या होता है, तो ये मान लीजिए हमारा यूट्रस है, ठीक है। यूट्रस में 3 लेयर हैं, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, थोड़ा कलर कर देती हूँ तो ज़्यादा इजीली आपको समझ में आएगा, मायोमेट्रियम, और बाहर वाला पेरीमेट्रियम। तो क्या होता है ना, एडिनोमायोसिस में इंडोमेट्रियम डेवलप्ड होने लगता है मायोमेट्रियम में। तो इसके जो ऐसा केस होता है कि इंडोमेट्रियम यूट्रस के अंदर ही लेकिन मायोमेट्रियम लेयर में डेवलपमेंट होने लगे, उसको हम कहते हैं एडिनोमायोसिस। हमने इंट्रोमायोसिस का क्या है, इंडोमेट्रियोसिस का क्या बताया सिंपल में, कि इंडोमेट्रियोसिस में यूट्रस के बाहर होता है। मतलब फैलोपियन ट्यूब में, ओवरी में, कभी कभी पेरिटोनियम में भी हो जाता है, लेकिन यूट्रस के बाहर। एडिनोमायोसिस में क्या होगा, यूट्रस का जो लेयर होता है, सेकेंड लेयर मायोमेट्रियम, उसमें इंडोमेट्रियल टिश्यू क्या हो जाते हैं, लोकेट हो जाते हैं या वहाँ बनने लगते हैं। उसको हम कहते हैं एडिनोमायोसिस। कुछ तो आइडिया हो गया होगा। चलिए, इंडोमेट्रियोसिस, इंडोमेट्रियोसिस है क्या, एक कॉमन बेनाइन डिसऑर्डर है जिसको हम कहते हैं प्रेजेंस ऑफ इंडोमेट्रियल ग्लैंड या स्ट्रोमा आउटसाइड द नॉर्मल लोकेशन। आउटसाइड द नॉर्मल लोकेशन कहने का क्या मतलब है कि ऐसे तो ये यूट्रस में रहता है लेकिन यूट्रस के बाहर, ठीक है। तो इंडोमेट्रियोसिस समझ गए कि एक बेनाइन डिसऑर्डर है, ठीक है। ये कहाँ पे होता है, तो यूट्रस के बाहर होता है। क्या होता है यूट्रस के बाहर, तो जो हमारा इंडोमेट्रियल ग्लैंड है या जो स्ट्रोमा है
वो मिलेगा हमारा यूट्रस के बाहर। ठीक है, कहाँ कहाँ मिल सकता है? तो पेल्विक पेरिटोनियम में, ओवरीज में, यूटेरोसैक्रल लिगामेंट में। ठीक है, इंडोमेट्रियल टिश्यू अगर मायोमेट्रियम में लोकेटेड हो जाए तो उसको कहते हैं एडिनोमायोसिस, जो मैंने अभी डिस्कस कर लिया है। ये जो है ना, ये मेनली ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट डिजीज होता है। कैसा? ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट डिजीज। इसके ट्रीटमेंट में हम हार्मोन्स बेस्ड ट्रीटमेंट करते हैं, सर्जरी का भी रिक्वायर होता है अगर ये सीवियर केस हो जाए तो। इंसिडेंस किस में ज़्यादा होने के चांसेस हैं? सिंपल है, ये फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट का बात कर रहा है तो फीमेल में ही होगा। ठीक है, उसके बाद ये जो होता है ना, ये मेनली इसका जो ये डायग्नोसिस होता है वो हार्ड होता है, क्योंकि कुछ लोगों में ये एसिम्टोमेटिक प्रेजेंट होता है। तो हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे? लैप्रोस्कोपी के द्वारा और कभी कभी बायोप्सी के द्वारा। ठीक है, इसका एज क्या है, कितने एज में ये ज़्यादा देखने को मिलता है? तो देखिए क्या है, इंडोमेट्रियोसिस अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, मतलब कि पेरिटोनियम के बाद, सॉरी, पुबर्टी के बाद और मेनोपॉज के पहले। मतलब इसका जो एज होता है ना, वो होता है 15 से 49 ईयर्स ओल्ड के बीच में। ठीक है, 6 से 11% लोग जो होते हैं ना, इसमें एसिम्टोमेटिक होते हैं, मतलब कोई भी सिम्टम शो नहीं होता है। सिम्टम आगे डिस्कस करेंगे, जैसे कि पेन होना, ये जो पेन हो जाता है ना, पेल्विक पेन होना या लोअर एब्डोमिनल पेन होना, ये सब कुछ भी सिम्टम शो नहीं होता है। 20 से 50% लोगों में पेल्विक पेन होता है, सॉरी, इनफर्टाइल हो जाते हैं। 20 से 50% लोग क्या हो जाते हैं? इनफर्टाइल। ठीक है, और 40 से 50% लोगों में मेनली पेल्विक पेन देखा गया है। तो ये वुमेन में होता है, हमने देखा। कौन से वुमेन में ज़्यादा होता है? वाइट वुमेन में और जो एशियन लोग हैं। ठीक है, पैथोजिनेसिस। पैथोजिनेसिस में हम क्या देखेंगे? तो इसमें कुछ थ्योरी डिस्कस किया गया है। ठीक है, जो सबसे पहला थ्योरी है ना, क्योंकि इसका जो डेफिनिट कॉज है ना, वो किसी को पता नहीं है, तो सब अपने अपने अनुसार थ्योरी डिस्कस किए हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी है उसका नाम है रेट्रोग्रेड मेन्स्ट्रुएशन थ्रू फैलोपियन ट्यूब। इसको मेनली क्या हम कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं सैम्पसन थ्योरी ऑफ मेन्स्ट्रुअल रिगर्गिटेशन एंड इम्प्लांटेशन, जिसको हम मेटास्टैटिक थ्योरी, शॉर्ट फॉर्म में कौन सा? मेटास्टैटिक थ्योरी भी कहते हैं, THEORY थ्योरी भी कहते हैं। इसमें होता क्या है? तो इसका जो पहला नाम बताया उसको लिख देती हूँ, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सैम्पसन थ्योरी ऑफ मेन्स्ट्रुअल रिगर्गिटेशन। इसका क्या मतलब है? जैसे कि हमारा यूट्रस से क्या होता था? इंडोमेट्रियम बाहर निकलता था, लेकिन इसमें क्या होगा? बाहर निकलने के बजाय किसी कारण से, अभी कारण डिस्कस करूँगी, ये क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब इस सब की तरफ चला जाता है, तो इसी को कहते हैं रेट्रोग्रेड मेन्स्ट्रुएशन। इसमें इंडोमेट्रियल फ्रैगमेंट क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट हो जाएगा पेरिटोनियम कैविटी में थ्रू ट्यूब के, यहाँ पे ट्यूब में तो आपको पता है छिद्र भी होता है जिसको ऑस्टिया कहते हैं, इसके थ्रू ये पेरिटोनियल कैविटी में भी जा सकता है। ठीक है, इसलिए ये इम्प्लांट वहाँ पर भी दिख सकता है। ऐसा होता क्यों है? तो गर्ल्स अगर जो जन्म लेती है ऑब्स्ट्रक्टिव एनोमलीज, मतलब यहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा जिसके कारण वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो इसके कारण हो सकता है। ठीक है, तो एक थ्योरी समझने में आपको कोई भी समस्या नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे? तो इसमें मेनली हम करेंगे सर्जिकल ऑब्लिटेरेंस, ताकि वो आउटफ्लो को बना सकें। ठीक है, जिससे कि इंडोमेट्रियोसिस के चांसेस कम हो। यहाँ तक समझ गए? अनदर थ्योरी क्या है? तो अगला थ्योरी जो है, या हाइपोथेसिस कह सकते हैं, वो है स्टेम सेल थ्योरी। इसमें कह रहा है कि जो ये इंडोमेट्रियम का बेसिलारिस लेयर है, बेसिलारिस लेयर कहने का क्या मतलब है? मेनली 2 लेयर होते हैं इंडोमेट्रियम में,
सुपरफिशियल और बेसिलारिस। ठीक है, तो सुपरफिशियल हमेशा क्या होता है, सेड ऑफ हो जाता है, और बेसिलारिस फिर से नया सुपरफिशियल बनाता है। तो ये जो अनडिफ्रेंशिएटेड इंडोमेट्रियल टिश्यू है, जो मेनली इंडोमेट्रियल बेसिलारिस लेयर पे प्रेजेंट होता है, वो जब लेट्रोग्रेड मेन्स्ट्रुएशन होता है ना, उस समय ये कहाँ चला जाता है, बाहर लोकेशन, मतलब एक टॉपिक लोकेशन में चला जाता है, और यही जो है वो क्या जाता है, स्टीम से जाता है, और अपने आप को इंडोमेट्रियोसिस की तरह डेवलप कर लेता है। मतलब सिंपल सा कह सकते हैं, जो ये इंडोमेट्रियम का बेसिलारिस लेयर है, उसमें जो स्टीम सेल प्रेजेंट होता है, लेट्रोग्रेड मेन्स्ट्रुएशन के थ्रू वो चला जाता है बाहर, और सेम फिनोमेना शो करता है जो हमारा इंडोमेट्रियम शो करता है। ठीक है, तीसरा जो हाइपोथेसिस है उसका नाम है ये लिम्फेटिक और वैस्कुलर स्प्रेड ऑफ इंडोमेट्रियल टिश्यू। इसमें क्या है, इसको हम लिम्फेटिक या वैस्कुलर मेटास्टैटिस थ्योरी भी कहते हैं। इसमें मेनली जो हमारा मेटास्टैटिस या इंडोमेट्रियल सेल है वो स्प्रेड होता है लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा या वैस्कुलर मतलब ब्लड वेसल के द्वारा। और ये जाता कहाँ है, तो यूट्रस, ट्यूब, ओवरी, पेल्विक। ये कैसे कन्फर्म हुआ, कभी कभी किडनी, अम्बिलिकस सिस्टम में जाता है कि क्योंकि जो लिम्फेटिक स्प्रेड ऑफ इंडोमेट्रियोसिस है ना, वो मिला हमारा पेल्विक सेंटिनेल लिम्फ नोड में, जो और कभी कभी ये कहाँ पे मिला, ग्रोइन में मिला। ठीक है, तो इससे ये पता चला कि अच्छा लिम्फेटिक इंडोमेट्रियोसिस भी होता है। अगला थ्योरी क्या है, अगला थ्योरी है हमारा सिलोमिक मेटाप्लासिया। इसमें क्या है, जो हमारा सिलोमिक मेम्ब्रेन है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है इंडोमेट्रियल टिश्यू में, और इसी के कारण ये एक्टोपिक साइट पे होता है। जैसा कि हमें पता है हमारा पेराइटल पेरिटोनियम क्या है, प्लोरीपोटेंट है, मतलब उसमें सेल डिवाइडिंग का कैपेसिटी है। उसमें क्या हो जाएगा, मेटाप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। जो नॉर्मल इंडोमेट्रियम होता है ना, उसके जैसा इसका क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन चेंज हो जाता है। क्योंकि जो ओवरी और इंडोमेट्रियल का प्रोजेनेटर है कौन सा, मुलेरियन डक्ट, वो मेनली सिलोमिक इपिथेलियम से डेराइव होता है। इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कैसा बिहेव करने लगेगा, इंडोमेट्रियल टिश्यू के द्वारा। और भी दो हैं, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर, अगर हमारे पेरेंट्स को हो तो हमें होगा। ठीक है, 7 टाइम्स ज़्यादा रिस्क होता है जिनके पेरेंट्स को हुआ रहता है। इम्यूनोलॉजिक फैक्टर, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर कहने का क्या मतलब है कि वो जैसे कि इम्यूनोलॉजी क्या करता है, इंडोमेट्रियल को सेल को ये क्लियर कर देता है, रिड्यूस करता है। लेकिन अब क्या है कि इम्यूनोलॉजिक फैक्टर जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो इंडोमेट्रियल सेल को क्लियर करने में सक्षम नहीं है। क्यों, क्योंकि उसमें या तो नेचुरल किलर सेल जिसको हम कहते हैं एनके सेल, उसका जो मैक्रोफेज एक्टिविटी है वो कम हो गया है, या खुद एनके सेल कम हो गया है। ठीक है, इन्फ्लामेशन भी एक फैक्टर हो सकता है इंडोमेट्रियोसिस का, क्योंकि आप देखने को मिलता है कि किसी को अगर इंडोमेट्रियोसिस हुआ है तो उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। एनाटॉमिकल साइट, इंडोमेट्रियोसिस कहीं पर भी डेवलप्ड हो सकता है, पेल्विस के अंदर और अदर एक्स्ट्रा पेल्विक पेरिटोनियल सरफेस, मतलब पेरिटोनियल सरफेस में। ठीक है, ये मोस्ट कॉमनली कहाँ पे होता है, तो मोस्ट कॉमनली जो होता है वो पेल्विस डिपेंडेंट एरिया में होता है, जैसे कि एंटीरियर, पोस्टीरियर, कॉल्डी सैक। अब ये कॉल्डी सैक क्या है, देखिए कॉल्डी सैक मतलब होता है ना कोई भी पैसेज जिसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग हो। ठीक है, तो एंटीरियर और पोस्टीरियर कॉल्डी सैक कहने का क्या मतलब है, एंटीरियर कॉल्डी सैक मतलब है कि ओसा पैसेज जो ब्लेडर और यूट्रस के बीच में बना हो, और पोस्टीरियर कॉल्डी सैक कहने का मतलब है ओसा पासवे जो मेनली यूट्रस और रेक्टम के बीच में बना हो। मान लीजिए ये कॉल्डी सैक है, सॉरी ये हमारा रेक्टम है, इस तरह से ये रेक्टम है, और आगे में क्या है, यूट्रस है, इसके आगे में हमारा ब्लेडर है। तो यहाँ पर जो स्पेस बना हो इस तरह का, इसको कहेंगे एंटीरियर और इसको कहेंगे पोस्टीरियर। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। और कहाँ पे हो सकता है, तो
पेरिटोनियम में, ओवरी में, यूटेरोसेक्युलर लिगामेंट में मेनली होता है। और एक्स्ट्रा जगह तो रेक्टोवेजाइनल सेप्टम, यूरेटर, ब्लेडर और रेयरली ही ये पेरिकार्डियम, सर्जिकल स्कार या प्लूरा ये सबको अफेक्ट करता है। रेयरली कहने का क्या मतलब है, मतलब 0.0001% चांस है। ठीक है। वन पैथोजेनिक रिव्यू रिवील्ड दैट इंडोमेट्रियोसिस हैज़ बीन आइडेंटिफाई ऑन द ऑल ऑर्गन एक्सेप्ट द स्प्लीन। एक रिव्यू में पता चला है कि इंडोमेट्रियोसिस हर जगह हो सकता है एक्सेप्ट स्प्लीन को छोड़ के। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर बोलेगा कि इंडोमेट्रियोसिस हर जगह होगा एक ऑर्गन को छोड़ के, कहाँ पे नहीं होगा, तो वो हमारा स्प्लीन होगा, क्योंकि इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। इसमें जो आरबीसी बनेगा वो तो टूट जाएगा, तो इसलिए इस यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है। जो इम्प्लांट होता है ना वो सुपरफिशियल भी हो सकता है और डीप भी होगा। अगर डीप होगा तो उसको कहेंगे डीप इनफिल्ट्रेटिंग इंडोमेट्रियोसिस। अब ये डीप इनफिल्ट्रेटिंग इंडोमेट्रियोसिस होता क्या है, ये प्रेजेंस ऑफ वन और मोर इंडोमेट्रियोटिक नोड्यूल्स डीपर देन 5 mm। ओसा नोड्यूल्स जो ओसा इंडोमेट्रियोटिक नोड्यूल्स जो मेनली डीपर देन 5 mm मतलब अंदर तक प्रेजेंट होता है, इसलिए तो इसका नाम डीप रखा है ना। कुछ स्टडी में पता चला है कि ये जो इंडोमेट्रियोसिस का स्टेजेस करते हैं ना, उसके 4th स्टेज में आता है और इसके साथ साथ सीवियर पेन और ये इसके कारण इनफर्टिलिटी कोज होता है। ठीक है। ओवेरियन इंडोमेट्रियोसिस मोस्ट फ्रीक्वेंट मैनिफेस्टेशन होता है इंडोमेट्रियोसिस का। इसमें देखिए क्या होता है ना, मान लीजिए कि ओवरी में क्या हो गया, हमारा इंडोमेट्रियोसिस हो गया, सॉरी इंडोमेट्रियोमाज। ओमाज जहाँ पे टर्म आ जाए ना, इसका मतलब है कि इसका किससे रिलेटेड है, कैंसर। ये ओमा है तो वेनाइन कैंसर है, स्टार्टिंग में भी बता देती है वेनाइन लेसन है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, जैसे कि आप देखते हैं ओवरी हमारा इस तरह का रहता है और समवत वाइट कलर का रहता है। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, ब्लड आया, इंडोमेट्रियम सेल आए, वो प्रोफरेट किया, फिर जब प्रेगनेंसी नहीं हुआ तो वो सेड ऑफ हो गया, तो ब्लड कहाँ रह जाएगा, हमारा ब्लड तो इसी में रह जाएगा, ये ओवरी के अंदर ही। अब ये ओवरी जो ब्लड है वो बहुत दिन तक रह जाता है तो जम जाता है, तो कैसा दिखता है, ऐसा कोई भी ब्लड जम जाएगा तो ऐसे चॉकलेट कलर का दिखेगा ना, इसलिए इसको चॉकलेट या डार्क ब्राउन ओवेरियन सिस्ट भी कहते हैं। जो कैसा अपीयर होता है, चॉकलेट अपीयरिंग फ्लूइड होता है। ये यूनिलोकुलर एक लोक्यूल्स में हो सकता है, और अगर लार्ज हो जाए तो मल्टी लोकुलर्स है। इसका पिक्चर देखना है तो देखिए ये हमारा ओवरी में हुआ है। सेकंड वाला क्या है, तो सेकंड वाला डार्क चॉकलेट लाइक फ्लूइड है, देखिए यहाँ पे लग रहा है ना कि चॉकलेट जैसा है। ये थर्ड क्या है, तो थर्ड मेनली हिस्टोलॉजिकल ये पिक्चर दिखाया गया है। सी वाला देखिए ये क्या है, ये ओवेरियम इंडोमेट्रियोमा कैंसर दिखाया है। ठीक है, सी में। अब क्या है ई में, ई कहाँ गया, ये ई क्या है, तो ये है सब एजेंट स्ट्रोमा। एस क्या है, तो एस दिखाया है कि इसका जो बॉर्डर है ना, स्ट्रोमा का बॉर्डर, ये सिस्ट को लाइन किया है। ठीक है। अब ओ क्या है, तो ये पेरीफेरी बॉर्डर है ओवेरियन स्ट्रोमा का। ठीक है। डी क्या है, तो कहाँ पर है हमारा डी, यहाँ पर है हमारा डी है मेनली ये कौन सा, जो देवरी बच जाता है ना, नेक मतलब कि जो सेल मर जाते हैं उसका जो देवरी पर बच जाता है वो है यहाँ पर डी के पास। ठीक है। चलिए अब आते हैं इसका, तो मेनली इसका पता चल गया कि कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये हर जगह बॉडी का प्रेजेंट हो सकता है लेकिन स्प्लीन पे नहीं। और रेयरी कहने का क्या मतलब है, रेयरी कहने का मतलब है कि इसके चांसेस बहुत कम है, ना के बराबर है, लेकिन हो सकता है एकदम 0.1%, लेकिन होगा। ठीक है। लेकिन स्प्लीन में होता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर स्प्लीन टर्म आया ही नहीं है। ठीक है। अब आते हैं मॉलिकुलर मैकेनिज्म पे। मॉलिकुलर मैकेनिज्म के पहले हम इसका टाइप देख लेते हैं।
टाइप में मेनली टाइप ऑफ इंडोमेट्रियोसिस कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। एक पेल्विक इंडोमेट्रियोसिस जो पेल्विक के अंदर होता है, और दूसरा एक्स्ट्रा पेल्विक जो अभी पढ़े थे ना, ठीक है, एक्स्ट्रा पेल्विक। तो पेल्विक में कौन कौन सा आएगा? पेरिटोनियल, ओवेरियन और डीप इनफिल्ट्रेटिंग इंडोमेट्रियोसिस आएगा। एक्स्ट्रा पेल्विक में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट, स्कार जहाँ पे इंसिजन के कारण स्कार हुआ है, वेजाइनल इंडोमेट्रियोसिस, थोरैसिक इंडोमेट्रियोसिस, ठीक है। तो याद रख लीजिए, पेल्विक में पेरिटोनियम, पोद, POD, पोद, POD, सॉरी POD, P से क्या होगा? पेरिटोनियम होगा, O से ओवरी होगा, D से डीप इनफिल्ट्रेटिंग होगा। तो टाइप ऑफ इंडोमेट्रियोसिस समझ में आ गया। अब आते हैं इसका मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म पे। स्टार्टिंग में ही पर बताई थी, जो हमारा ये इंडोमेट्रियोसिस है ये एस्ट्रोजन डिपेंडेंट होता है, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है, ये एकाएक नहीं होगा। और मेनली क्या होता है? तो एंडोमेट्रियल टिश्यू का एक्टोपिक ग्रोथ होता है, मतलब बाहर में ग्रोथ होता है, ठीक है। तो इसमें आपको 2 टर्म पढ़ने को मिलेगा। एक क्या है? यूटोपिक, EUTOPIC। यूटोपिक कहने का क्या मतलब है? यूटोपिक इंडोमेट्रियम कहने का क्या मतलब है? जो लाइन करता है यूटेराइन कैविटी को, ठीक है, मतलब कि ये सही वाला। और इक्टोपिक कहने का क्या मतलब है? जो मेनली कैविटी, जो यूट्रस का कैविटी है उसके बाहर होता है। तो हमारा जो अफेक्टेड पेशेंट हैं उनका जो इंडोमेट्रियल चेंजेस होता है वो डिफरेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो नॉर्मल होता है उसका, मतलब जो अनअफेक्टेड पेशेंट है उनका, ठीक है। हमारा जो ये चेंजेस है वो डिपेंड करता है ईस्ट्रोजन डोमिनेंस पे, ईस्ट्रोजन डिपेंडेंस पे, ईस्ट्रोजन रेजिस्टेंस पे, इन्फ्लामेशन पे। तो चलिए एक एक करके सारे देखते हैं। लोकल इन्वेंशन एंड न्यूरोवेस्कुलर डेवलपमेंट पे और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिंग पे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। देखिए, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में जैसे कि हमारा जो इंडोमेट्रियोसिस है ना वो ईस्ट्रोजन पे डिपेंडेंट है, मतलब ईस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाएगा, इसके कारण ये मेनली देखने को मिलता है, या प्रोजेस्टेरोन कम हो जाएगा। तो ऐसा कह सकते हैं क्या कि जिसमें ये सिर्फ ईस्ट्रोजन के कारण होता है? नहीं, ये ईस्ट्रोजन के ज़्यादा हो जाने से या प्रोजेस्टेरोन के कम हो जाने से, दोनों के कारण होता है। अब कैसे होता है? मेनली इंडोमेट्रियोसिस में जो इंडोमेट्रियल टिश्यू होता है वो ग्रो करता है आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी। प्रोजेस्टेरोन और इजेस्ट्रोन क्या करता है? इसको इंटरप्ट करता है। प्रोजेस्टेरोन इनहेबिट करता है, एस्ट्रोजन स्टिमुलेट करता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि प्रोजेस्टेरोन रेजिस्टेंस होता है इंडोमेट्रियोसिस में और ईस्ट्रोजन डोमिनेंस। इंडोमेट्रियोसिस एक ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट डिजीज है, इसमें ईस्ट्रोजन क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक और चीज़ देखने को मिलेगा कि जो ईस्ट्रोजन डोमिनेंस होता है ना उनमें जो वुमेन्स होती है उनमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के साथ साथ अदर हार्मोन्स का भी इम्बैलेंस होता है। तो मेनली जो ईस्ट्रोजन है उसमें कौन सा ईस्ट्रोजन? तो एस्ट्राडायोल। कौन सा? एस्ट्राडायोल। 3 तरह का होता है, अभी नीचे डिस्कस करूँगी। इसमें से एस्ट्राडायोल जो होता है ना वो मेन होता है यूट्राइन टिश्यू के ग्रोथ को रेगुलेट करने के लिए। तो इसी में डिस्टर्बेंस के, इसी का लेवल हाई हो जाने के कारण मेनली इंडोमेट्रियोसिस होता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? तो ये इंडोमेट्रियोसिस का स्प्रेड होने से रोकता है, इसके एक्सेसिव ग्रोथ को रोकता है। इसलिए जिनमें भी इंडोमेट्रियोसिस है उनमें प्रोजेस्टेरोन लेवल क्या है? लो है, ठीक है। और अदर साइड में जो हमारा एस्ट्रोजन है वो क्या करेगा? इसको हाई करेगा। इसलिए हम ट्रीटमेंट में क्या करेंगे? तो प्रोजेस्टेरोन लेंगे, जैसे कि ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, प्रोजेस्टिन, ये सब लेंगे, ठीक है, ताकि वो एस्ट्राडायोल को दबा सके। अब देख, मेनली जो हमारा एस्ट्रोजन है वो 3 टाइप में पाया जाता है, एस्ट्रोन, एस्ट्रायोल और एस्ट्राडायोल। ये तीनों क्या है? जो एस्ट्राडायोल है ना जिसको E2 कहते हैं, एस्ट्राट्रायोल नाम से देखिए 3, और एस्ट्रोन ओन होता है मतलब 1। तो जो सबसे पहले एस्ट्राडायोल है वो होता है मोस्ट कॉमन, कब? चाइल्ड बियरिंग एज में, ठीक है।
एस्ट्राडायोल जो होता है वो मेन एस्ट्रोजन होता है कब, तो प्रेगनेंसी के टाइम में, ठीक है। चाइल्ड बियरिंग एज मतलब क्या कहने का मतलब हुआ, पुबर्टी के समय, प्रेगनेंसी जब वो 2 से 3 होने वाली है, मतलब कि फीटस उसमें आ चुका है। एस्ट्रोन ओनली एस्ट्रोजन योर बॉडी मेक आफ्टर मेनोपॉज, ये मेनोपॉज के बाद आता है, जब मेनस्ट्रुअल पीरियड ख़त्म हो जाता है। तो हम इस तरह से समझ सकते हैं। देखें, सबसे पहले क्या है कि जो हमारा E3 है, सबसे पहले E2 में क्या है, जब चाइल्ड बियरिंग स्टेज, जैसे कि पुबर्टी आ गया, तो पुबर्टी में क्या होता है, माँ बन सकते हैं ना, तो उस समय जब E3 आ गया, मतलब कि बच्चा भी आ गया, तो पति, लड़की और बच्चा 3, यहाँ पर सिर्फ लड़की और पति। और एस्ट्रोन में क्या हो जाता है, अब मेनोपॉज ख़त्म हो जाती है, तो लड़की अकेली हो जाती है, मतलब कि 1, ठीक है। एस्ट्राडायोल क्या है, एक वीक एस्ट्रोजन है, ठीक है। अब 2 तरह का एस्ट्रोजन होता है, बैड एस्ट्रोजन, गुड एस्ट्रोजन। जो बैड एस्ट्रोजन है ना, उसके कारण कैंसर होता है, और जो गुड एस्ट्रोजन है उसके कारण क्या होता है, कैंसर से प्रोटेक्शन होता है। तो बैड एस्ट्रोजन कौन सा है, तो वो है एस्ट्रोन। और जो गुड एस्ट्रोजन है उस एस्ट्रायोल, मतलब कि जो 3 वाला है वो कैंसर से बचाता है, और जो अकेले है वो क्या करता है, कैंसर को लाता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब अगला टॉपिक में जाते हैं। अगला क्या है, इन्फ्लामेशन। ये आपको पता है मेनली इन्फ्लामेशन का प्रोसेस क्या होता है, जब कोई टिश्यू रप्चर करता है, तो वो जैसे कि ये मान लीजिए टिश्यू रप्चर हुआ, तो उसका मेम्ब्रेन भी रप्चर होगा। मेम्ब्रेन रप्चर होगा तो ये क्या को एक्टिवेट करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन ही जो होता है मोस्ट कॉमन ये इंड्यूसर होता है किसका, एरोटोमेज एक्टिविटी का। कहाँ पे, तो इंडोमेट्रियल स्ट्रोमाटल सेल में, ठीक है। अब ये जब ये एक्टिव हो जाएगा तो क्या करेगा, ये एस्ट्राडायोल के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देगा। मतलब कि ऐसे कह सकते हैं एस्ट्राडायोल इसके साथ बढ़ता है, या ये एस्ट्राडायोल के साथ बढ़ता है। तो अब ये क्या करेगा, जो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन्स है ये रप्चर होकर एराकिडोनिक एसिड बनाता है। एराकिडोनिक एसिड का 2 काम है, 2 एंजाइम की मदद से ये या तो वो कॉक्स बनेगा या ल्यूकोट्राइइन बनेगा। तो कॉक्स मेनली क्या करता है, तो इन्फ्लामेशन का हेल्प करता है, ठीक है। तो ये इन्फ्लामेशन कम करने के लिए हम क्या देंगे, एनसिड, NSAID, एनसिड ड्रग मेनली इसी के लिए दिया जाता है, इन्फ्लामेशन और पेन के लिए दिया जाता है, ठीक है। इम्यून सिस्टम, जैसा कि जो लेट्रोग्रेड मेनिस्ट्रेशन हो रहा था, जिससे के कारण जो हमारा एंडोमेट्रियल टिश्यू है वो और जगह जा रहा था, एक टॉपिक जगह जा रहा था। तो ये मेनली क्यों हो रही थी, तो बताया था ना, नेचुरल किरल सेल, इनके सेल की कमी हो जाने के कारण। अगर इनके सेल कम हो जाएगा तो फैगोसाइट कम हो जाएगा, फैगोसाइट कम हो जाएगा तो ये सेल को मार नहीं पाएगा। जो अपने मेनली क्या होता है, जैसे कोई बाहर का चीज़ें आती है तो हमारे इनके सेल उसको क्या कर लेता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है, उसको मार देता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इनके सेल कम है तो वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, इंडोमेट्रियल स्टीम सेल सर्वाइव कर पा रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। चलिए अब आते हैं कि ये मेनली साइटोकाइनिन के कारण भी होता है। साइटोकाइनिन में कौन कौन सा, तो इंटरल्यूकिन 1 बीटा, इंटरल्यूकिन 6 और इंटरल्यूकिन 8, ठीक है। ये सेलुलर इम्यूनिटी के डिसऑर्डर होने के कारण भी होता है, ठीक है। सेलुलर इम्यूनिटी कहने का क्या मतलब है, टी लिम्फोसाइट। ह्यूमोरल इम्यूनिटी के अल्टर हो जाने के कारण भी होता है। देखिए हुआ था ना, तो कौन कौन सा मेनली एंटीबॉडी, तो IgG मेनली जिसमें इंडोमेट्रियोसिस होया हुआ है ना, उनके जो सीरम है उनमें आपको IgG देखने को मिलेगा, ठीक है। तो IgG और IgA ऑटो एंटीबॉडीज है जो अगेंस्ट इंडोमेट्रियल और ओवेरियन टिश्यू के काम करता है। तो अगर इंडोमेट्रियोसिस हो जाएगा तो इसका लेवल तो आपको हाई ऑटोमेटिकली मिलेगा, इसलिए ये ऑटो इम्यून डिजीज में भी आता है, ठीक है। अब अदर साइटोकाइनिन और ग्रोथ फैक्टर है जो मेनली इंडोमेट्रियोसिस में हेल्प करते हैं, वो कौन कौन सा है, तो एक है मोनोसाइट केमो अट्रैक्टेंट प्रोटीन 1 MCP1 और RANTES रेगुलेटेड ऑन
इसका फुल फॉर्म क्या होगा? रेगुलेटेड ऑन एक्टिवेशन नॉर्मल टी सेल एक्सप्रेशन सेक्रिएटेड। ये मेनली क्या करता है? अट्रैक्ट करता है मोनोसाइट को, और जिसके कारण क्या होता है? साइटोकिनिन ज़्यादा हो जाता है पेरिटोनियल फ्लूइड में जिसको एंडोमेट्रियोसिस होया हुआ है। ठीक है। जेनेटिक फैक्टर, मेनली जो जेनेटिक इनहेरिटेंस है वो मेंडेलियन के अनुसार देखा जाता है, लेकिन ये जो जेनेटिक है वो मेंडेलियन जेनेटिक इनहेरिटेंस पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। इसमें सिर्फ इतना है कि अगर आपके पेरेंट्स को या आपके सिस्टर को होया हुआ है तो आपके होने का चांसेस ज़्यादा है, मतलब फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को देखता है, जो मेनली पॉलीजेनिक या मल्टी फैक्टोरियल पैटर्न में आता है। ठीक है। क्लासिफिकेशन, हम कैसे क्लासिफाई करते हैं किसको? इंडोमेट्रियोसिस को। तो ये बुक के अलावा अलग से भी बताऊंगी टेबल में। ठीक है। मेनली जो प्राइमरी मेथड ऑफ इंडोमेट्रियोसिस डायग्नोसिस करने का है वो होता है लेप्रोस्कोप के द्वारा। हम लेप्रोस्कोपी के द्वारा पेट में अंदर जाते हैं और उसमें देखते हैं कि इसको कहीं इंडोमेट्रियम तो नहीं हुआ है। और इसके साथ साथ हम क्या करते हैं? बायोप्सी भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ताकि ये कंफर्मेशन हो जाए। बायोप्सी क्यों किया जाता है? ताकि ये कंफर्म कर ले कि ये डिजीज है कि नहीं है, सेल का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। अब जो एक्सटेंट ऑफ इंडोमेट्रोसिस है उसका क्लासिफिकेशन मेनली कौन किया है? तो अमेरिकन सोसाइटी फॉर रिप्रोडक्टिव मेडिसिन। क्या क्या बेसिस पे किया है? तो मेनली किया है कि ये जैसे कि कुछ है ना जो सर्जरी से सही होता है, तो वही इंडोमेट्रियोसिस ऑन पेरिटोनियम, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, कॉल द सैक इज स्कोल्डेड सर्जरी। कुछ ऐसा साइट है जहाँ पर मेनली डिजीज सरफेस एरिया, डिग्री ऑफ इन्वेंशन, मार्फोलॉजी, एधेसन, ये सब बेसिस पे किया जाता है। कहीं पे करेक्टराइज किया जाता है वाइट, ब्लैक और रेड बेसिस पे। तो ऐसे ही 4 ये स्टेजेस किए हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। 1 मिनिमल है, 4 सीवियर है। तो आप समझ सकते हैं मिनिमल, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। ठीक है। जो स्टेज 4 है वो वुमन विथ एक्सटेंसिव डिजीज, सबसे ज़्यादा डिजीज। जो स्टेज 1 है वो मिनिमम डिजीज। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, ये ग्राफ को मेनली फॉलो करता है। यहाँ पे देखिए, ये ग्राफ को फॉलो करता है। ठीक है। अगर ये ग्राफ में अगर 1 से 5 आया स्कोरिंग तो मिनिमल, 6 से 15 आया तो माइल्ड, 16 से 40 आया तो मॉडरेट, 40 से ज़्यादा आया तो सीवियर। ठीक है। जैसे कि इंडोमेट्रियोसिस कहाँ पे है? सुपरफिशियल है या डीप है? तो अगर सुपरफिशियल है तो कितना सेंटीमीटर है? 1 सेंटीमीटर से कम है, 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो हम मान लीजिए कि हमारा है 2 सेंटीमीटर है। ठीक है। उसके बाद आएगा कि पेरिटोनियम में। अब ओवरी में क्या ये अफेक्टेड है तो सुपरफिशियल या डीप, और उसमें भी राइट ओवरी या लेफ्ट ओवरी। मान लीजिए राइट ओवरी में है, राइट ओवरी में कौन सा है? तो ये कितना सेंटीमीटर इन्वॉल्व है? तो वो सुपरफिशियल का 4। तो इस तरह से हम स्कोरिंग करते हैं और ये देखते हैं। तो मान लीजिए कि इसमें आ गया कितना? तो आ गया 4 और 2 6। तो 6 देखेंगे, अच्छा इसको तो मिनिमल है। इस तरह से हम पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक मेनली देखते हैं। ठीक है। अब क्या करते हैं? अब इसका देखते हैं अलग से। इस तरह से स्टेजिंग है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। मिनिमल, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। मिनिमल जब जो इम्प्लांट हुआ है उसमें 2 से 3 सुपरफिशियल ये पार्ट क्या हुआ है? इन्वॉल्व हुआ है। सेकंड में अपीयरेंस ऑफ मोर इम्प्लांट, मतलब थोड़ा डीप गया है। थर्ड में ज़्यादा डीप गया और फोर्थ में एकदम अंदर चला गया है। ठीक है। इस तरह से मेन रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है। चलिए, स्टेज 1 में क्या होगा? सुपरफिशियल मिनिमल पैसेज, लेसन, इन्फ्लामेशन ऑन या अराउंड द सराउंडिंग पेल्विस। स्टेज 2 में माइल्ड पैचेज, लेसन, एधेसन, इन्फ्लामेशन और पेनिट्रेशन स्टेज 1 से थोड़ा ज़्यादा। स्टेज 3 में क्या होगा? एंडोमेट्रियटिक टिश्यू जो है अदर ऑर्गन में भी मिलने लगेंगे, जहाँ पे स्कार होता है वहाँ पर भी, और एधेसन होता है वहाँ पर, एधेसन ज़्यादा होने लगेगा। स्टेज 4 जिसको सीवियर बोला जाता है, इसमें अदर ऑर्गन और पेल्विक रीजन भी इन्वॉल्व होंगे। ओवरीज एधेसन होगा, स्कार होगा, डिस्टॉल्टेड पेल्विक एनाटोमी हो जाएगा। ठीक है।
ये देखिए इसमें ज़्यादा दिया हुआ है 0.5। पेरिटोनियम में सुपरफिशियल इंडोथेलियम देखने को मिलेगा 1 से 3 सेंटीमीटर का। राइट ओवरी में सुपरफिशियल इंडो देखने को मिलेगा और थोड़ा एडहीशन, तो टोटल 0.4 हो जाता है। स्टेज 2 में तो टोटल 0.9। स्टेज 3 दो तरह का है। स्टेज 4 दो तरह का नहीं, एक राइट है एक लेफ्ट है। इस तरह से हम इसका कर लेते हैं। टाइप ऑफ इंडोमेट्रियोसिस में हम मेनली 3 टाइप पढ़ते हैं: ओवेरियन इंडोमेट्रियोसिस, डीप इनफिल्ट्रेटिंग इंडोमेट्रियोसिस और पेरिटोनियल इंडोमेट्रियोसिस। ओवेरियन में नोड्यूल्स जो होंगे ना मेनली ओवरी में होंगे, ओवरी के लाइनिंग में होंगे, ठीक है। जहाँ पर टिश्यू जो है ओवरी के चारों तरफ हार्ड हो गया है, प्रोफरेटिंग हो गया है। डीप इनफिल्ट्रेटिंग इंडोमेट्रियोसिस में जो नोड्यूल्स हैं वो एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर बिलो द पेरिटोनियम चला गया है। इसमें यूटेरोसेकुलर लिगामेंट, बॉल, ब्लेडर और यूट्रस इन्वॉल्व होता है। पेरिटोनियल में हमारा पेरिटोनियल जो लाइनिंग होता है एब्डोमेन का वो इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। पैथोजिनेसिस ऑलरेडी एक और पढ़ लिया, लेकिन एक और रिव्यू कर लेते हैं। जैसे कि इसका जैसे हम जानते हैं इसका जो पैथोजिनेसिस है वो क्लियर नहीं है। कुछ थ्योरी के बेसिस पे इसका पैथोजिनेसिस मेनली बताया गया है। कौन कौन सा थ्योरी? रिगर्गिटेशन थ्योरी, वेनाइन मेटास्टैटिस थ्योरी, मेटाप्लास्टिक थ्योरी और एक्स्ट्रा यूट्राइन स्टेम या प्रोजिनेटर सेल थ्योरी। जो मोस्ट फेवर्ड थ्योरी है वो है रिगर्गिटेशन थ्योरी, जिसमें हम पढ़ते हैं कि रेट्रोग्रेड मेन्स्ट्रुएशन होता है, ठीक है। दूसरा क्या था? बेनाइन मेटास्टैटिस थ्योरी, जिसमें मेनली हमारा ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक इन्वॉल्व होता है और दूसरे साइड पे भी जाता है। मेटाप्लास्टिक थ्योरी, इसमें मेजोथेलियम पेल्विक का जो मेजोथेलियम है वो इन्वॉल्व होगा। इसमें मेटाप्लेसिया होगा, मतलब कि जो सिलोमिक सेल है वो इंडोमेट्रियम में चेंज होता है। एक्स्ट्रा यूट्राइन स्टीम सेल, इसमें मेनली जो सर्कुलेटिंग स्टीम सेल है ना बोन का, वो डिफ्रेंशिएट करके इंडोमेट्रियम बन जाएगा। चलिए अब इसके सिम्टम की बात करते हैं। तो कौन कौन सा सिम्टम मेन है? तो इसमें जो मेन सिम्टम है वो है पेन, एब्डोमिनल ब्लीडिंग, इनफर्टिलिटी और अदर सिम्टम देखने को मिलेगा, जैसे कि एक्स्ट्रा पेल्विक इंडोमेट्रियोसिस में जो साइक्लिक रेक्टल ब्लीडिंग होता है, तो अदर सिम्टम्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका पेन के बारे में बोलते हैं। पेन में आपको 3 चीज़ याद रखना पड़ेगा, जिसको हम क्या कहते हैं? क्लासिक ट्रायाड। इसमें क्या होता है? मेनली आपको डिसमेनोरिया, मतलब कि मेन्स्ट्रुएशन के समय डिफ़िकल्टी, डिसपैरेनिया, मतलब कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे उसमें पेन, डीप सीटेड पेल्विक पेन, इतना मेनली आपको देखने को मिलेगा। और डिस्सेजिया भी देखने को मिलता है, मतलब कि जब आप डिफेकिनेशन मतलब पोती करते हैं ना, उसमें भी आपको पेन होगा। तो जो वुमेन जिसको इंडोमेट्रियोसिस होती है मेनली एसिम्टोमेटिक होती है, लेकिन उनमें क्रोनिक पेल्विक पेन, सब इनफर्टिलिटी कॉमन होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? जो ये डीप डिस्पेरेन्यूरिया है वो मेनली क्यों होता है? तो जो हमारा अंदर का टिश्यू है वो स्ट्रेच करता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स, इसलिए होता है, ठीक है। अब ये जो पेन है वो कब स्टार्ट होता है? तो जो मेंस होता है उसके स्टार्ट होने से पहले और पूरा मेंस्ट्रुअल पीरियड तक ये चलता है। यहाँ तक समझ गए? ये जो इंडोमेट्रियोसिस एसोसिएटेड डिस्मेनोरिया होता है ना, वो मेनली प्रोसीड होता है मेंसेस माने 24 से 48 घंटा पहले होता है, ठीक है। मेनली जो डिस्मेनोरिया है उसमें प्रेजेंस ऑफ DIE भी देखने को मिलता है। इंडोमेट्रियोसिस एसोसिएटेड डिस्पेरेन्यूरिया, मतलब कि वही सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय जो पेन होता है वो रिलेटेड होता है रेक्टोवेजाइनल सेप्टम से, यूटेरोसेक्रल लिगामेंट और पोस्टीरियर कॉल्डिसेक डिजीज के कारण। इसमें अदर साइट भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि इसमें मेनली क्या होता है ना कि जब सेक्स मतलब इंटरकोर्स करता है उसमें क्या होता है, यूटेरोसेक्रल लिगामेंट में टेंशन आता है जो ट्रिगर करता है पेन को। इंडोमेट्रियोसिस एसोसिएटेड डिस्पेरेन्यूरिया इज सस्पेक्टेड इफ पेन डेवलप्ड आफ्टर ईयर्स ऑफ पेन फ्री इंटरकोर्स। मतलब कि स्टार्टिंग में क्या था कि
जो इंटरकोर्स था उसमें कोई भी पेन नहीं था, लेकिन बाद में क्या हुआ, आपको पेन होने लगा, तब आप एक कंडीशन कह सकते हैं कि ये किसका है, इंडोमेट्रियोसिस रिलेटेड पेन है। अगला जो है पेन वो है नॉन साइक्लिक क्रोनिक पेल्विक पेन, जिसको हम कहते हैं CPP। ये भी एक सिम्टम आता है इंडोमेट्रियोसिस में, 33% वुमेन में देखा गया है। और इसमें मेनली जब हम लेप्रोस्कोपी करते हैं तो पता चलता है कि इंडोमेट्रियोसिस है, नॉन साइक्लिक क्रोनिक पेल्विक पेन। इसका परसेंटेज और भी हायर हो जाता है जैसे जैसे एज बढ़ता है, ठीक है। मतलब कि ये पेन जो सीवियर हो जाता है एडवांस स्टेज डिजीज में, ठीक है। लेकिन अदर स्टडीज बताता है कि ऐसा नहीं होता है। मेनली जो फोकस करने की बात है वो है क्रोनिक पेन, जो भी वेरी करता है। मतलब कि अगर रेक्टोवेजाइनल स्पूतम या यूटेरोसैक्रल लिगामेंट इन्वॉल्व होगा ना, तो इसका उसके साथ साथ डिजीज भी कोई होंगे तो पेन क्या होगा, रेडिएट कर जाएगा रेक्टल लोअर या लोअर बैक में। मतलब कि पेन जो है वो लोअर एब्डोमिनल से कहाँ मूव कर जाएगा या रेडिएट कर जाएगा, रेक्टम में या लोअर बैक में। पेन रेडिएटिंग डाउन द लेग कॉजिंग साइक्लिक एस्किएटा में रिफ्लेक्ट एस्कियाटिक नर्व इन्वॉल्वमेंट। अगर पेन जो है वो लोअर लेग में चला गया, इसका मतलब कि हमारा जो स्कियाटिक नर्व है वो भी इन्वॉल्व हो गया है, ठीक है। अब आते हैं इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी में हम क्या देखेंगे, तो इनफर्टिलिटी मेनली 20 to 30% चांसेस होते हैं जिनको इंडोमेट्रियोसिस होया हुआ है, ठीक है। ये एडवांस डिजीज में, एधेशन में और मेनली स्ट्रक्चरल डैमेज के कारण देखा जाता है। तो स्ट्रक्चरल डैमेज कहाँ, तो ट्यूब्स, फैलोपियन ट्यूब और ओवरी में, जो मेनली इम्पेयर कर देता है ट्यूबो ओवेरियन मोटिलिटी को। देखिए वही लिखा हुआ है यहाँ पर, जो हमारा एधेशन है ना वो मेनली इंडोमेट्रियोसिस में जो इनफर्टिलिटी होता है उसका मेन कारण होता है। इसमें क्या होता है ना कि जैसे कि ये मान लीजिए कि हमारा यूट्रस है, यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब है, सॉरी ये ओवरी है, यहाँ पर इस तरह से फैलोपियन ट्यूब है। तब हमारा जो ओवरी है ये यहाँ पर एधेशन हो जाएगा, तो हमारा जो फैलोपियन ट्यूब है वो ले नहीं पाएगा। यही मेन होता है क्या, इनफर्टिलिटी का कारण, कि वो जो oocyte है उसको पिकअप नहीं कर पाता है और जो हमारा एग है वो फैलोपियन ट्यूब में जा नहीं पाता है। अगर मैकेनिकल इन्वॉल्वमेंट को छोड़ के कहें तो और भी बहुत सारे इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि फॉलिकल्स का डेवलपमेंट में प्रॉब्लम, ओवुलेशन, स्पर्म फंक्शन, एम्ब्रायो क्वालिटी और डेवलपमेंट, इम्प्लांटेशन, ये सब में भी प्रॉब्लम आ सकता है। मॉडरेट और सीवियर इंडोमेट्रियोसिस में मेनली ट्यूबर और ओवेरियन आर्किटेक्चर क्या हो जाते हैं, डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं, ठीक है। तो ट्यूबुलर प्रॉब्लम में क्या देखने को मिलेगा, सबका अलग अलग देखते हैं। सबसे पहले ओवरी प्रॉब्लम, ओवेरियन प्रॉब्लम में क्या देखने को मिलेगा, अभी देखिए कि अनएबुलेशन हो जाता है, अनरप्चर फोलिकल आ जाते हैं, oocyte के ओवुलेशन में मैचुरेशन में डिफेक्ट आ जाता है। ट्यूबल में क्या प्रॉब्लम होता है, तो ट्यूबल में ये प्रॉब्लम होता है कि ट्यूबल का मोटिलिटी अल्टर हो जाने के कारण वो ओवम को पिक नहीं कर पाता है। पेरिटोनियल फैक्टर क्या है, पेरिटोनियल फैक्टर में जो हमारा इंट्रापेरिटोनियम है ना उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा। स्पर्म प्रॉब्लम क्या है, तो वो मेनली मैक्रोफेज के द्वारा फैगोसाइट हो जाएगा, एंटीबॉडीज़ के द्वारा इनएक्टिवेट हो जाएगा। इंडोमेट्रियम में क्या प्रॉब्लम है, तो इंडोमेट्रियम में मेनली ल्यूटियल फेज डिफेक्ट, इम्प्लांटेशन डिफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब सिम्टम फ्रॉम द स्पेसिफिक साइट, फ्रॉम स्पेसिफिक साइट, उससे पहले एक और चीज़ जान लीजिए, एबनॉर्मल ब्लीडिंग, जिसमें मेनली प्री मेन्स्ट्रुअल स्पॉटिंग, माने मेंस्ट्रुएशन के पहले ही आपको ब्लड का थोड़ा थोड़ा स्पॉट मिलेगा, या कभी कभी पोलियोमेनोरिया, जितना मेंस्ट्रुएशन होना चाहिए उससे ज़्यादा होगा। कभी कभी मेटोर्जिया, इसका मतलब कि रिकरेंट, बार बार 15 दिन में 12 दिन में ऐसे होने लगेगा, इसका कोई साइकिल नहीं होगा, ठीक है। अदर सिम्टम आते हैं, सबसे पहले लेट्रोसिग्मोइड लेसन, रेक्टोसिग्मोइड लेसन, इसमें मेनली डिफेकिनेशन के समय पेन होता है, जैसा पेन अभी आपने पहले देखा क्रोनिक पेल्विक पेन में। ये जो इसमें जो पेशेंट आते हैं ना उनको सिर्फ ये पेन ही नहीं होगा,
इसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन, डायरिया और साइक्लिक हेमेटोसीजिया, मतलब पोती के समय ब्लड या ब्लड के कुछ पार्टिकल आपको मिलेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ना कि ये जो रेक्टोसिग्मोइड लेसन है ये मेनली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कॉज इसमें होता है, ठीक है, पेन का कारण। लेसन कहाँ पर होता है? तो लेसन सबसेरोसा या मस्कुलरिस प्रोपिया में देखने को मिलेगा। तो हम अगर कोलोनोस्कोपी करेंगे तो ये अच्छा डायग्नोसिस सेंसिटिव नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो होता है ना मेनली ऑब्स्ट्रक्शन के कारण होता है, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण मेलिग्नेंसी होता है। इसलिए अगर रेक्टल डीप इनफिल्ट्रेटिव इंडोमेट्रियोसिस देखने को मिला तो हम ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करेंगे। इसमें सेंसिटिविटी 80% है। जो ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी है ये डायग्नोसिस करता है मेनली डीप इनफिल्ट्रेटिव इंडोमेट्रियोसिस को, ठीक है। एमआरआई भी करेंगे। एमआरआई क्यों करेंगे? क्योंकि ये क्लैरिफाई करेगा एनाटोमी और डिग्री ऑफ इन्वेशन को, ठीक है। प्री ऑपरेटिवली, मेनली प्री ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन से पहले लैरिंगोस्कोपी करेंगे, क्योंकि लैरिंगोस्कोपी मेनली डिफिनिट डायग्नोसिस है। याद रखिएगा, जब भी कोई बात एब्डोमेन से आता है तो लैरिंगोस्कोपी मस्ट है। अगर मान लीजिए जो सिम्टम है बिना ऑब्स्ट्रक्शन के रहा तो हम क्या करेंगे? कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करेंगे, उसके साथ साथ हार्मोनल थेरेपी भी करेंगे। ट्रीटमेंट सर्जिकल कब होगा? जब उसमें मेनली बॉल सर्जरी होने के चांसेस है। जो ये इसमें बहुत सी वेरिएबल आपको मिलेगा, जैसे कि एनाटोमिक साइज, जो डीप इनफिल्ट्रेटिव इंडोमेट्रियासिस था उसका डेप्थ, जो लेसन है उसका साइज, नंबर ऑफ फोकी, ये सब इन्फ्लुएंस करता है मेनली सर्जरी को, ठीक है। कोलोरेक्टर सिगमेंट रिसेक्शन भी जरूरी हो सकता है। यूरिनरी ट्रैक लेसन, इसमें जो होता है ना इंडोमेट्रियोसिस, यूरिनरी ट्रैक के सिम्टम इसमें होते हैं। भले यूरिन कल्चर नेगेटिव क्यों ना हो, लेकिन यूरिनरी ट्रैक का सिम्टम प्रेजेंट होगा। अब यूरिनरी ट्रैक का सिम्टम कहने का क्या मतलब है? जैसे कि डिसयूरिया, सब प्यूबिक पेन, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, हेमेटूरिया, ये सब प्रेजेंट होगा। अगर कॉस्टोवर्टिबुलर एंगल पेन दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है? यूरेथ्रल इंडोमेट्रियोसिस है, उसके साथ ऑब्स्ट्रक्शन भी हो रहा है। अब ये कॉस्टोवर्टिबुलर एंगल पेन कहाँ पे होता है? तो आप अपना एब्डोमेन देखिए, वहाँ पर हमारा जो रिब्स है इस तरह से खत्म होता है। अगर यहाँ पर पेन कर रहा है उसको क्या कहेंगे? कॉस्टोवर्टिबुलर एंगल पेन। ये मेनली रिफ्लेक्ट करता है यूरेथ्रल इंडोमेट्रियोसिस, और उसमें क्या हो जाएगा? ऑब्स्ट्रक्शन होगा या हाइड्रोनेफ्रोसिस, मतलब कि किडनी में क्या हो जाएंगे? पानी भर जाएगा, ठीक है। इसके कारण कभी कभी किडनी फंक्शन लॉस भी हो सकता है। तो हम इसका अगर डायग्नोसिस करना होगा तो TVS ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करेंगे। ये ब्लेडर डीप इनफिल्ट्रेटिंग इंडोमेट्रियासिस के लिए अच्छा होता है, लेकिन ये डिजीज़ की बात करें तो इसके लिए हम TVS नहीं करते हैं। इसके साथ साथ हम MRI भी कर सकते हैं एनाटॉमिकल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, ठीक है। और कभी कभी क्या कर सकते हैं? तो सिस्टोस्कोपी और बायोप्सी भी कर सकते हैं कि ये पक्का क्लैरिफाई कर लें कि इसको इंडोमेट्रियोसिस भी होया हुआ है। ट्रीटमेंट में मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट करेंगे। अगर इलेक्टेड है सर्जरी फॉर ब्लेडर इन्वेशन तो हम क्या करेंगे? पार्शियल सिस्टेक्टोमी, कहाँ पे लिखा हुआ है? पार्शियल सिस्टेक्टोमी, ठीक है। सर्जरी में मेनली क्या क्या इन्वॉल्व होगा? डिजीज का सीवियरिटी, जैसे कि जो इसमें सबसे पहले यूरेथ्रोलाइसिस करते हैं, उसके बाद सेगमेंटल रिसेक्शन करके उसको एनास्टोमाइज करते हैं। तीसरा में यूरेटर को इम्प्लांट करते हैं ब्लेडर के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम सिंपल शब्द में कह सकते हैं यूरेथ्रोनियोसिस्टोमी, ठीक है। अब एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में क्या होता है? जो एब्डोमिनल पेन होता है ना, वो मेनली एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल इंडोमेट्रियोमाज के कारण होता है। इसमें लेसन मेनली वहाँ पर होता है जहाँ पे ऑलरेडी अस्कार हो चुका है। अब अस्कार कैसे होगा? या तो यूट्राइन सर्जरी हुआ है, या सिजेरियन डिलीवरी हुआ है, या कभी कभी अदर चीज़ भी हो सकता है ऑपरेशन के सिवा, ठीक है। जब इम्प्लांट मतलब जो इंडोमेट्रियोसिस है वो कहाँ पे पाया जाएगा? सबक्यूटेनियस लेयर में पाया जाएगा, तो ये पल्पेबल होगा और इसमें मेनली एडजेंट फेसिया इन्वॉल्व होगा। रेक्टस जो एब्डोमिनिस है ना मसल, वो लेस मेनली इसमें इन्वॉल्व होता है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो वही एब्डोमिनल वॉल सोनोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, MRI, फाइन नीडल एस्पिरेशन, ये सब ऑप्शन है, ठीक है।
अब इसका ट्रीटमेंट करने की जब बात आएगी तो हम ट्रीटमेंट मेनली कैसे करेंगे, तो लार्ज फेशियल डिफेक्ट फॉलोइंग एक्सीजन में रिक्वायर मेश टू क्लोज द डिफेक्ट। मतलब कि हम इसमें क्या करेंगे, तो सर्जिकली उसको निकालेंगे जो भी इंडोमेट्रियोसिस है, ठीक है। थोरेसिक लेसन, थोरेसिक इंडोमेट्रियोसिस मतलब कि ये जो इम्प्लांट हो रहा है इंडोमेट्रियोसिस का, वो कहाँ हो रहा है, थोरेसिक कैविटी में हो रहा है। और इसके सिम्टम कब दिखेंगे, जब मेन्स्ट्रुअल साइकिल होगा, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कैटेमेनियल कहा जाता है। अब कैटेमेनियल मतलब क्या होगा, जैसे कि अगर मान लीजिए अभी आगे पढ़ने को मिलेगा कैटेमेनियल न्यूमोथोरैक्स, इसके मतलब क्या है, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स ऑकरिंग विद इन द 72 आवर्स बिफोर और आफ्टर द ऑनसेट ऑफ मेन्स्ट्रुएशन। मतलब कि न्यूमोथोरैक्स होता है उसके कब, जब मेन्स्ट्रुएशन स्टार्ट होता है उसके 72 घंटे पहले या 72 घंटा बाद। कैटामेनियल हेमोप्टाइसिस, हेमोप्टाइसिस मतलब क्या होता है, कफ में खून का आना। ये मेनली फीमेल मेन्स्ट्रुएशन के साथ साथ होता है, ठीक है, जो मेनली एसोसिएटेड होता है इंट्रापर्मुलरी या इंडोब्रोंकियल एक्टोपिक इंडोमेट्रियल टिश्यू का। कहते हैं ना कि जैसे जो हमारा इंडोमेट्रियोसिस है ना, उसमें जो इंडोमेट्रियल है वो वैसा ही काम करेगा जैसे जो यूट्रस के लाइनिंग के अंदर है, इसलिए जो सिम्टम दिखेंगे वो मेन्स्ट्रुअल टाइम के साथ ही दिखेंगे, ठीक है। इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो इन्वेसिव थोरास्कोपिक सर्जरी करेंगे, ठीक है। इसमें मेनली जो इसका इमेजिंग होता है वो होता है चेस्ट CT स्कैन, ठीक है। और इसमें अगर ट्रीटमेंट करना रहेगा तो पोस्ट ऑपरेटिव ये GnRH देंगे, जैसे कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन देंगे। जो मेनली पेल्विक इंडोमेट्रियोसिस के ट्रीटमेंट के लिए हम जो प्रोजेस्टिन थेरेपी करते हैं वो भी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। और जो हेमोप्टाइसिस मिल रहा है वो डिपेंड करता है फाइंडिंग पे कि हार्मोनली ट्रीट होगा या सर्जिकली ट्रीट। अब इसका साइन और सिम्टम ख़त्म हुआ तो उसके पहले हम इसका एक चार्ट बना लेते हैं साइन और सिम्टम का, ठीक है। तो इधर लिख देते हैं साइन। साइन में क्या क्या देखने को मिलेगा, टेंडरनेस इन कॉल्डी सैक, नोडुलटी इन नोडुल्स मिलेंगे कॉल्डी सैक में, फिक्स रेट्रोवर्टेड यूट्रस मिलेगा, एडिनेक्सल टेंडरनेस मिलेगा, एडिनेक्सल मासेज मिलेंगे। जब सिम्टम की बात करें तो सिम्टम में क्या क्या मिलेगा, डिसमेनोरिया, डिस्पेरिन्यूरिया, डीप सीटेड पेल्विक पेन, डिसयूरिया, डिसेजिया, हेमेटोयूरिया, इनफर्टिलिटी, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन में मेनली जो इंडोमेट्रियोसिस है ना वो पेल्विक के अराउंड देखा जाता है, ठीक है। इसमें विजुअल चीज़ें तो जल्दी नहीं दिखती हैं, मतलब आँख से देखने वाली कोई चीज़ें नहीं, क्योंकि वो शरीर के अंदर होता है ना। बट हाँ, इंडोमेट्रियोसिस इपिस्टोमी या स्कार या सर्जिकल स्कार में मेनली देखा जाता है। कभी कभी ये फाइनेंशियल इंसिजन में भी देखा जाता है, बट ये रेयरली पेरिनियम या पेरिएनल रीजन में होता है। ये कैसा दिखेगा, तब ब्लू या रेड पाउडर बर्न लेसन की तरह दिखेगा, कहाँ पे, तो सर्विक्स में या पोस्टीरियर वेजाइनल फॉरिक्स में, ठीक है। जब इस लेसन को हम टच करेंगे ना तो इससे क्या होगा, ये टेंडर करेगा और उससे ब्लीडिंग होगा, ठीक है। स्पेकुलम एग्जामिनेशन से मेनली इंडोमेट्रियोसिस भी पता कर सकते हैं, जिनको मेनली डीप इन्फिल्ट्रेटिव इंडोमेट्रियोसिस है। अगर बाय मैनुअल एग्जामिनेशन करेंगे तो पेल्विक ऑर्गन को पल्पेट करेंगे, इससे हमें ये पता चलेगा कि एनाटोमिकल एबनॉर्मलिटी है कि नहीं है। यूटेरोसैक्रल लिगामेंट नोडुलटी एंड टेंडरनेस ये रिफ्लेक्ट करता है कि ये एक्टिव डिजीज है या स्कार के कारण हो रहा है। इलार्ज सिस्टिक एडिनेक्सल मास रिप्रेजेंट करता है ओवेरियन इंडोमेट्रियोमा का, जो मेनली अधेयर करता है या कहाँ पे, तो अदर पार्ट ऑफ पेल्विक स्ट्रक्चर। लेट्रोवर्टेड फिक्स्ड टेंडर यूट्रस और फिल्म फिक्स्ड पोस्टीरियर कॉल्डी सैक, ये सब फाइंडिंग भी देख सकते हैं। पेल्विक नोडुलटी, जो पेल्विक में नोडुल्स होते हैं वो सेकेंडरी टू द इंडोमेट्रियोसिस होता है, ठीक है, जो मेनली मेंसेस के समय में देखा जाता है। एग्जामिनेशन पूरी तरह एक्यूरेट तो नहीं होता है, पर हाँ इससे बहुत ये चांसेस हो जाते हैं हमें जानने का, क्योंकि अगर लेसन अगर एक्स्ट्रा जेनाइटल मतलब जेनाइटल एरिया से बाहर रहा तो वो इसके थ्रू मेनली नहीं पता चलेगा।
लेबोरेटरी टेस्ट में हम CBC करवाते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन एसे करवाते हैं, यूरिनालाइसिस कराते हैं, यूरिन कल्चर कराते हैं, वेजाइनल कल्चर कराते हैं, सर्विक्स स्वैब लेते हैं, जो एक्सक्लूड करता है कि ये इन्फेक्शन है या इंडोमेट्रियोसिस है। ठीक है। यूरिनरी ट्रैक इंडोमेट्रियोसिस अगर सस्पेक्टेड हुआ तो रीनल फंक्शन टेस्ट भी कराते हैं, जो मेनली एक्सेस होता है क्रेटिन लेवल को देख के। और भी बहुत सारे सीरम मार्कर हैं जो डायग्नोसिस टूल की तरह काम आते हैं। सबसे पहले CA-125 कैंसर एंटीजन 125, ये ग्लाइकोप्रोटीन है। मेनली कहाँ पे पाया जाता है तो फैलोपियन ट्यूब, एपिथेलियम, इंडोमेट्रियम, इंडोसर्विक्स, प्लूरा और पेरिटोनियम में पाया जाता है। ये मार्कर मेनली ये बताएगा कि पेशेंट को ओवेरियन कैंसर है कि नहीं है। ठीक है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एसे में ये पता चलता है कि CA-125 अगर एलिवेटेड है तो पॉजिटिवली कोरिलेट करते हैं इंडोमेट्रियोसिस सीवियरिटी से। ठीक है। अगर ये जो एसे है उसका पुअर सेंसिटिविटी होता है माइल्ड इंडोमेट्रियोसिस के लिए। ठीक है। लेकिन ये जो CA-125 है वो स्टेज 3 और स्टेज 4 के लिए बहुत अच्छा डायग्नोस्टिक टेस्ट माना जाता है। अनदर सीरम मार्कर कौन सा है तो अनदर सीरम मार्कर जो है वो है डायग्नोस्टिक इमेजिंग। अगर आप किसी पेशेंट को देख रहे हैं जिसको इंडोमेट्रियोसिस होया हुआ है, उसके साथ साथ क्रोनिक पेल्विक पेन भी है, तो इसके लिए जो सबसे अच्छा इनिशियल इमेजिंग टूल होता है वो TVS, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी या ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड। ठीक है। ये एक्यूरेट होता है ये डिटेक्ट करने के लिए कि पेशेंट को इंडोमेट्रियोसिस होया हुआ है या पेल्विक पेन जो हो रहा है उसका कोई अदर कॉज हो है। ठीक है। अभी ये करेगा कैसे, ये मेनली करेगा एक इको के द्वारा। देखिए मेनली इसमें 2 इको आपको सिस्ट दिखाई देगा, एक तो इंडोमेट्रियल सिस्ट और एक होगा डर्मोइड। तो इंडोमेट्रियल सिस्ट मेनली लो लेवल इंटरनल इको होता है जो मेनली देखा जाता है पोस्टीरियर एकॉस्टिक इन्हेंसमेंट में, और अपीयरेंस होगा ग्राउंड ग्लास। ठीक है। और डर्मोइड में कैसा होगा तो पिन एंड नीडल की तरह अपीयरेंस होगा, जिसको हम मूरल क्या MURL मूरल नोड्यूल कहते हैं। और ये ऐसा क्यों दिखता है तो प्रेजेंस ऑफ बोन और टीथ इन द सिस्ट। तो हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अब इंडोमेट्रियोसिस में जो TVS है ये मेनली जो डायमीटर अगर 20 mm रहेगा ना तो इसके लिए इसका सेंसिटिविटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। 20 mm या उससे ज़्यादा रहेगा तो हम इजीली TVS से हम कर सकते हैं इसको डिफ्रेंशिएट। ठीक है। अब क्या है, ये जो TVS है वो डीप इन्फिल्ट्रेटिव इंडोमेट्रियोसिस के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होता है। कहाँ कहाँ पे तो बॉल में और ब्लेडर में। लेकिन जब रेक्टर इंडोमेट्रियोसिस के लिए कहें तो TVS हाईली ऑपरेटर डिपेंडेंट होता है, लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो लैक हो जाएगा। तो हमको इसके लिए MRI करवाना पड़ेगा। MRI मेनली एनाटॉमिक फाइंडिंग बताता है। CT स्कैन का लिमिटेड रोल होता है इसमें, लेकिन फिर भी हम करते हैं। लेकिन हाँ CT स्कैन मेनली हम चेस्ट इंडोमेट्रियोसिस के लिए करते हैं, क्योंकि CT स्कैन ही मेनली क्या होता है एब्डोमिनल वॉल इंडोमेट्रियोमा इवालुएशन के लिए सुटेबल होता है। CT स्कैन और भी चीज़ों में हेल्प कर सकता है जैसे कि बॉल और इरेथ्रल इंडोमेट्रियोसिस में, लेकिन इसका जो रोल है वो लिमिटेड है, मेनली TVS के द्वारा किया जाता है। अभी थोड़ा देर पहले हम बताए CA-125, ये इसके बारे में थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। ये किसके लिए था तो मॉडरेट या सीवियर इंडोमेट्रियोसिस का ये मार्कर था, और ये इंक्रीज हो जाता है नॉन म्यूकेनियस इपिथेलियल ओवेरियन कैंसर में। ठीक है। अब आते हैं लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी क्या है, गोल्ड स्टैंडर्ड होता है इंडोमेट्रियोसिस के लिए। क्या है, गोल्ड स्टैंडर्ड इमेजिंग टेस्ट फॉर इंडोमेट्रियोसिस। कौन है, लेप्रोस्कोपी, याद कर लीजिएगा। लेप्रोस्कोपी में इंटायर पेल्विक हम देख सकते हैं सिस्टमेटिक क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एम क्या होता है, लेसन का डिटेक्शन करना और बायोप्सी करना, स्टेजिंग करना डिजीज का कि किस स्टेज में है। ठीक है। उसके बाद उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट करना।
तो सबसे पहले हम देखेंगे लेसन। तो पहला लेसन कैसा दिखेगा, तो पेरिटोनियल लेसन। इसमें मेनली आपको दो तरह का लेसन देखने को मिलेगा, क्लासिक CLA क्लासिक लेसन या सबतर SUBTLE सबतर लेसन। तो क्लासिक लेसन कैसा दिखेगा, तो ये या तो पाउडर बर्न या गनशॉट लेसन दिखेगा, स्कार दिखेगा या एडहेशन दिखेगा। तो सबसे पहले हम करते हैं पाउडर बर्न या गन सूत लेसन। इसमें जो नोड्यूल्स दिखते हैं वो ब्लैक और डार्क ब्राउन कलर का दिखता है, क्योंकि पहले से हेमरेज हो गया, वहाँ पे क्लॉथिंग हो गया होगा, उस क्लॉथिंग को चारों तरफ से फाइब्रोसिस के कारण घेर लिया, इसलिए कैसा दिखेगा, ब्लैक या डार्क ब्राउन नोड्यूल्स दिखेगा, जिसको हम कहते हैं ब्लैक बर्न या गनशूट लेसन। अस्कार भी देख सकते हैं। और अधेशन मेनली ओवरी या ब्रोड लिगामेंट के बीच में अधेशन होगा। पोस्टीरियर यूट्रस वजाइना या सिग्मोन कोलॉन के बीच में ये क्या होगा, अधेशन होगा। दूसरा क्या पढ़े थे, सबतल लेसन। ये इसमें दो तरह का लेसन देखने को मिलेगा, रेड लेसन और वाइट लेसन। रेड लेसन क्या है, तो फ्लेम लाइक लेसन होगा, और वाइट लेसन कैसा होगा, तो ये येलो पेरिटोनियल पैचेस के कारण मेनली देखने को मिलता है, या पेरिटोनियल डिफेक्ट के कारण। दूसरा क्या है, ओवेरियन इंडोमेट्रियोसिस। इसमें आपको दो चीज़ पढ़ना है। इसमें एक है इंडोमेट्रियोमा, जिसको हम चॉकलेट CHOCOLAT चॉकलेट सिस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये जो सिस्ट दिखता है ना, कैसा दिखता है, तो चॉकलेट की तरह दिखता है। कैसे, तो जैसे कि ओवेरियन हेमरेज हुआ, हेमरेज में और ये ब्लड निकला, वो वहाँ पर इकट्ठा हो गया, फिर क्लॉथ बनाया, तो ब्लड जब जम जाता है तो कैसा दिखता है, चॉकलेट कलर का दिखता है, इसलिए उसको चॉकलेट सिस्ट भी कहते हैं। ठीक है। सुपरफिशियल ओवेरियन इंडोमेट्रियोसिस, ये मेनली ओवरी के ऊपर इम्प्लांट होता है। और एक है सब ओवेरियन एधेशन, ये ओवेरियन बेड पे मेनली एधेशन होता है। ठीक है। तीसरा है जो हम पढ़ रहे इतना देर से, DIP डीप इनफिल्ट्रेटिंग इंडोमेट्रियोसिस। इसमें लेसन कहाँ होगा, तो रेक्टोवेजाइनल स्पेस में होगा, और इसमें ये यूटेरोसैक्रल लिगामेंट, सर्विक्स, बॉल और यूरेटर भी इन्वॉल्व हो सकता है। लेसन कैसा होगा, लेसन का कॉज क्या होगा, तो अधेशन, अस्कार। और इसको हम फेल्ट कैसे करते हैं, तो पेल्विक और रेक्टल एग्जामिनेशन से। ठीक है। अब जब एक्स्ट्रा पेल्विक इंडोमेट्रियोसिस का बात करते हैं, तो उसमें क्या आ सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक और यूरिनरी ट्रैक आ सकता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में क्या इन्वॉल्व होगा, मेनली सिग्मोइड, रेक्टम, इलियोसिकम, अपेंडिक्स। सिम्टम क्या होगा, तो एब्डोमिनल पेन होंगे, बॉल सिस्टम में डिस्टर्बेंस होगा, और ये साइक्लिकल रेक्टल ब्लीडिंग होंगे। और इसके साथ जब डिफेकिनेशन मतलब पोती करेगा ना, तो उसको पेन होगा, और ये पेन मेनली कहाँ पर देखा जाता है, तो सेरोसा के कारण होता है। ठीक है। यूरिनरी ट्रैक, इसमें कॉमन सिम्टम क्या होगा, तो ये साइक्लिकल हेमेट्यूरिया, डिसयूरिया और फ्रीक्वेंसी देखा जाएगा। पेल्विक यूरेटर और ब्लेडर में क्या देखेंगे, इम्प्लांट देखेंगे, जिसके कारण मेनली ऑब्स्ट्रक्शन और हाइड्रोनेफ्रोसिस देखने को मिलता है। अस्कार इंडोमेट्रियोसिस, पहले कभी सर्जरी हुआ है, या मेनली ये अम्बिलिकस में देखा जाता है, एब्डोमिनल इंसीजन या वेजाइनल सर्जरी या इपिस्टोमी अस्कार जो अभी पढ़ा चुके थे, इसको कहते हैं अस्कार इंडोमेट्रियोसिस। यहाँ पर होता है, ये मेनली मेन्स्ट्रुएशन के समय यहाँ पर पेनफुल स्वेलिंग हो जाती है। इसमें ये साइक्लिकल ब्लीडिंग कॉमन नहीं है। वेजाइनल इंडोमेट्रियोसिस, तो इसमें मेनली पोस्टीरियर फॉर्निक्स में देखने को मिलता है। इंडोमेट्रियोसिस कहाँ पे, तो कॉल्दी सैक में। थोरेसिक इंडोमेट्रियोसिस, तो लंग और थोरैक्स मेनली इसमें इन्वॉल्व होता है। इसमें साइक्लिकल हेमोप्टाइटिस या हेमोथोरैक्स देखने को मिलता है। इन्वेस्टिगेशन में हम क्या क्या पढ़े, तो इसमें पढ़े हैं CT स्कैन एंड MRI। ये दोनों क्या करता है, तो पिक्चर लेता है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड में लिया जाता है। दूसरा कलर
डोपलर फ्लो, ये क्या देखता है? तो वैस्कुलरिटी इंक्रीज किया है कि नहीं किया है। तीसरा सिस्टोस्कोपी, इसमें सिस्ट मतलब ब्लेडर इन्वॉल्व है कि नहीं। सिग्मेडोस्कोपी, तो इसमें बॉल सिस्टम इन्वॉल्व है कि नहीं। एंटी इंडोमेट्रियल एंटीबॉडीज, इसमें सीरम में देखा जाता है, पेरिटोनियम फ्लूइड और इंडोमेट्रियोटिक फ्लूइड में मेनली देखा जाता है। ठीक है। टीएनएफ क्या होता है? ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, मेनली राइज होता है इंडोमेट्रियोसिस में। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं इसका हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इसका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके लिए हम इसका स्टेजिंग जो पहले ही बता दिए थे, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 1 में क्या था? स्टेज 1 को हम मिनिमल कहते थे, स्टेज 2 को माइल्ड, 3 को मॉडरेट, 4th को सीवियर। तो कैसे कहते थे? मिनिमल स्कोर कितना होगा? 1 से 5 के बीच होगा। इसमें स्मॉल स्पॉट देखने को मिलेगा इंडोमेट्रियोसिस का, जब हम लेप्रोस्कोपी से देखेंगे। कोई भी क्लिनिकल सिम्टम नहीं है। स्टेज 2 स्कोर होंगे 6 से 10, वो चार्ट तो दिखाया था। इसमें जो होंगे सुपरफिशियल लेसन दिखेंगे, स्कैटर्ड रहेगा वो लेसन, कोई भी स्कार और रिट्रैक्शन या एडिनेक्सर एडहेशन नहीं दिखेगा। स्टेज 3 स्कोर 16 to 40, मेनली इसमें इंडोमेट्रियोमा देखेंगे। साइज कितना होगा? 2 सेंटीमीटर से कम, और इसमें मिनिमल एडहेशन देखने को मिलता है। स्टेज 4 स्कोर 40 से ज़्यादा, इंडोमेट्रियोसिस का जो ये डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा, एडहेशन दिखेंगे, जिसके कारण मोर्टेलिटी रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। जो यूटेरोसेक्युलर लिगामेंट है वो ठीक हो जाता है, बॉल ऑफ ब्लेडर इन्वॉल्व करने लगता है। ठीक है। अब आते हैं इसका ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो पहले उसका देखेंगे कि कैसे करना है। मान लीजिए कि हमें किसी को पता चला कि इसको इंडोमेट्रियोसिस है, तो हम उसका 2 सिम्टम में रखेंगे, इसको पेन है या इनफर्टिलिटी है। पेन है तो कैसा पेन है? ये मिनिमल पेन, माइल्ड पेन, मॉडरेट टू सीवियर पेन। मिनिमल पेन है तो एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट करेंगे, अभी सबको सब बताऊंगी, टेंशन नहीं लीजिए। माइल्ड है तो एनसी देंगे, कॉक्स मतलब कॉम्बिनेशन ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स देंगे, प्रोजेस्टीन देंगे, और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट ट्रायल करेंगे। अगर मॉडरेट टू सीवियर है तो डायरेक्ट लेप्रोस्कोपी करेंगे। और माइल्ड, अगर ये एनसीडी सब देने से सही नहीं हुआ, फिर भी पेन परसिस्ट हुआ, तो उसमें भी लेप्रोस्कोपी करेंगे। डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इंसिजन, एब्लेशन, लाइसिस ऑफ एडहेशन करेंगे। अब इसमें भी 2 चीज़ हुआ। एक तो ट्रीटमेंट पोस्ट ऑपरेटिव आ गया, मतलब ट्रीटमेंट के बाद फिर से आ गया, या फिर से वो रिकरेंट हो गया, तो ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव मेडिकल ट्रीटमेंट आया तो हम देखेंगे कि एडोलेसेंस 16 साल से कम है, 16 साल से ज़्यादा है, या एडल्ट है। 16 साल से कम है तो कॉक्स देंगे। अगर तब भी पेन परसिस्ट कर रहा है तो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट देंगे, उसके साथ साथ हम ऐड करेंगे कॉक्स। और अगर एडल्ट है तो जीएनआरएस एगोनिस्ट डायरेक्ट देंगे, या दानाजोल, कॉक, प्रोजेस्टीन या एरेटोमेज इनहिबिटर देंगे। रिकरेंस हुआ है तो मेडिकल ट्रीटमेंट या डिफिनेट सर्जरी करेंगे, अगर चाइल्ड बियरिंग कंप्लीट हो गया है तो। ठीक है। अगर इनफर्टिलिटी है तो हम कंट्रासेप्टिव देंगे, और उसके साथ इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन करेंगे। इम्पेरिक है तो, अगर लेप्रोस्कोपिक है तब उसको डायग्नोसिस करेंगे, ट्रीटमेंट के करेंगे, इंसिजन, एब्लेशन, लाइसिस ऑफ एडहेशन करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। ठीक है। अब मैनेजमेंट ऑफ इंडोमेट्रियोसिस, मैनेजमेंट हम 2 तरह से करते हैं। ठीक है। एक तो सिम्टोमेटिक पेशेंट, एक एसिम्टोमेटिक पेशेंट। अगर एसिम्टोमेटिक मिनिमल इंडोमेट्रियोसिस है तो हम ऑब्जर्व करते हैं 6 से 8 मंथ तक, और इन्वेस्टिगेट करते हैं फर्टिलिटी को। अगर सिम्टोमेटिक केस है तो हम ड्रग ट्रीटमेंट करते हैं, मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी करते हैं, और सर्जरी करते हैं। ठीक है। ड्रग ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे? कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ये कंटिन्यूसली दिया जाता है। मेनली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव 84 डेज के लिए दिया जाता है, विथ 6 डे टैबलेट फ्री। रेड्यूस केयर कर दिया जाता है मेनिस्टर पीरियड के समय, फिर दिया जाता है। ओरल प्रोजेस्टीन देंगे,
दानाजोल दिया जाता है। दानाजोल मेनली ये 3 से 6 मंथ स्टार्टिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मेंस में दिया जाएगा। साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे? वेट गेन, हिर्सुतिज्म, मतलब मेल में फीमेल में मेल वाला करेक्टर, जैसे कि दाढ़ी ही सब आ जाना, एक्सेसिव स्वेटिंग, मसल स्काम, डिप्रेशन, एट्रोफी ऑफ ब्रेस्ट, ये सब इसका साइड इफ़ेक्ट है। एरोटोमेज इनहिबिटर देंगे, जैसे कि लेट्रोजोल, एनेस्ट्रोजोल, ठीक है। और लेकिन इसका क्या है कि ये मेनली गिवन दिया जाता है विटामिन डी या कैल्शियम के साथ, ताकि ऑस्टियोपोरोसिस से बचा सके। इसका साइड इफ़ेक्ट और क्या है? नौसिया, वोमिटिंग और डायरिया। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन देंगे, ये मेनली दिया जाता है। इसके कारण क्या हो सकता है? तो एट्रोफी ऑफ इंडोमेट्रियोटिक टिश्यू हो जाएगा, ठीक है। इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है? तो हॉट फ्लशेज, ड्राई वेजाइना, यूरेथ्रल सिंड्रोम और ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। अब जब डायरेक्ट थेरेपी फेल हो जाए तो हम क्या करेंगे? तो हम देंगे मेनली सर्जरी करेंगे। सर्जरी में सबसे पहले क्या था? मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी। ये मेनली कहाँ पे किया जाता है? तो पहले क्यों किया जाता है? एस्पिरेशन ऑफ पेरिटोनियल फ्लूइड इन द कॉल्डिसैक। जो पेरिटोनियम फ्लूइड में कॉल्डिसैक के में जो पेरिटोनियम फ्लूइड होता है ना, वो उसको एस्पिरेट कर दिया जाता है। जो इंडोमेट्रियोटिक इम्प्लांट अगर 3 सेंटीमीटर से कम है तो उसको डिस्ट्रक्शन कर दिया जाता है। कैसे? तो डायथर्मिक कॉटेलाइजेशन या वेपराइजेशन बाय CO2 या नैनयांग लेजर से। अगर लार्जर लेसन या चॉकलेट सिस्ट है तो उसको काट के निकाल दिया जाता है। मिनिमल इन्वेसिव का रोल ऑफ सर्जरी क्या है? अगर ये तभी करेंगे जब मेडिकल थेरेपी फेल हो जाए, इनफर्टिलिटी हो, बार बार आ रहा है और चॉकलेट सिस्ट ओवरी है। लेप्रोस्कोपिक ब्रेकिंग या एडेशन ऑफ पेल्विक मेरी रिलीफ करता है डिस्मेनोरिया या पेल्विक पेन से। लूना मतलब क्या हो गया? लेसर यूटेरो सैक्रल नर्व एब्लेशन, ये मेनली मिड लाइन पेन के लिए किया जाता है। प्रोलैप्स ऑफ जेनाइटल ट्रैक एंड ब्लेडर डिसफंक्शन के लिए भी लूना कर सकते हैं। सर्जरी मेनली एडवांस एज ऑफ डिजीज़ के लिए होता है। लार्ज लेसन हो, मेडिकल थेरेपी फेल हो गया हो, बार बार ये आ रहा हो, और पेशेंट एल्डर पैरस वुमेन हो। और जो मिनिमम सर्जरी था वो किसके लिए था? यंग फीमेल के लिए था, ठीक है। यहाँ तक तो डिफरेंस समझ में आ गया। हमारा एम क्या होना चाहिए? तो कोगुलेशन को हटाना चाहिए, एडिनोलाइसिस करना चाहिए और ड्रेनेज करना चाहिए, ताकि ड्रेनेज करना चाहिए स्मॉल ओवेरियन इंडोमेट्रियोसिस में। अगर 3 सेंटीमीटर से कम है डायमीटर तब, अगर 3 सेंटीमीटर से डायमीटर ज़्यादा है तो सिस्टेक्टोमी करना चाहिए। सबसे पहले हम लेप्रोटोमी करते हैं ये चॉकलेट सिस्ट के लिए, सल्पिंगो ऊफरेक्टोमी के लिए, टोटल हिस्टेरेक्टोमी करते हैं या बायलेटरल ऊफोरेक्टोमी करते हैं अगर किसी को फर्टिलिटी प्रॉब्लम हो, वो भी सीवियर सिम्टम में, ठीक है। कंबाइंड थेरेपी कब करेंगे? तो प्री ऑपरेटिव गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन में। पोस्ट ऑपरेटिव हार्मोनल थेरेपी कब करेंगे? अगर सर्जरी इज इनकम्प्लीट और सम रेसिडुअल लेसन इज लेफ्ट बिहाइंड। अगर सर्जरी इनकम्प्लीट है और कुछ अभी तक लेसन बचा हुआ है तो हम पोस्ट ऑपरेटिव हार्मोनल थेरेपी करते हैं। और प्री ऑपरेटिव गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन मेनली 3 मंथ के लिए किया जाता है। जो साइज लेसन का अगर साइज रिड्यूस करने के लिए, एडहेशन को सॉफ्ट करने के लिए मेनली इसको करते हैं। प्रोफाइलैक्सिस में हम ओरल कंट्रासेप्टिव देते हैं 3 मंथ पहले, ठीक है। इसी के साथ हमारा एंडोमेट्रियोसिस समाप्त होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ